स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2022 के तहत इतिहास से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है। हम लोग प्राचीन भारत में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति पे आज चर्चा करेंगे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ईरानी मोहर व रोटी के आकार के तांबे की सिल्ली प्राप्त हुए। तांबे के आकार की सिल्ली कहाँ प्राप्त हुए? लोथल से मिले हैं। ईरानी मोहरें मिली है। इससे पता चलता है कि भारत और ईरान का व्यापारिक संबंध था। समुद्र द्वारा यात्राओं का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम अपने नाम के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी राजाओं ने। प्राचीन काल में व्यापार सबसे उत्तम था मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद, और चरमोत्कृष्ट की बात करें तो कुषाण काल में था। भारत में सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़। जूनागढ़ संस्कृत में है। पार्थियनों का मूल निवास स्थान ईरान था। कुषाण मूलतः निवासी थे उत्तरी मध्य एशिया के। कुषाण काल की मिट्टी की पकी घुड़सवार की मूर्तियां मिली हैं अफगानिस्तान के बोग्राम से। यूनानी भाषा का स्तंभ गति गोश शब्द संबंधित है शासक सेनानी से। मौर्य शासकों का जहाज बनाने की शिला पर एकाधिकार था। किसने लिखा है? स्ट्रेबो ने लिखा। जहाज बनाने की कला पे शिला पर एकाधिकार था। 6वीं ईस्वी पूर्व के आसपास सिंधु और पश्चिम पंजाब के निवासी 360 टैलेंट सोना कर के रूप में देते थे। किसको देते थे? ईरान के शासक के दारा को 360 टैलेंट सोना कर। दक्षिण भारत में रोम के इन शासकों के सिक्के सबसे अधिक मिले हैं, ऑगस्टस के और टिबेरियस के। प्राचीन भारतीय व्यापारिक साक्ष्यों में नागद्वीप को समीकृत किया जाता है। श्रीलंका को जातकों में कहा गया। टिंडस व मुजरिस बंदरगाह केरल में स्थित था। बारबेरिकम सिंध के मुहाने पर स्थित था और पलूर कलिंग तट पर स्थित था। पलूर वर्मा और श्याम के निकट स्थित रमरी और चेदुबा नाम के द्वीपों में दक्षिण भारतीय शासक के सिक्के मिले हैं। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक शक्तिवर्मन और चालुक्य चंद्र, इनके सिक्के मिले हैं। गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो किलो। ताम्रलिप्त बंदरगाह में अधिक मिट्टी पर भर जाने के कारण इस बंदरगाह का अधिक विकास हुआ, वो था सप्तग्राम। ताम्रलिप्त बंदरगाह पे अधिक मिट्टी जम गई तो उसके बाद दूसरा जो बंदरगाह था सप्तग्राम का ज्यादा विकास हो गया। प्राचीन साहित्य में वर्णित स्वर्ण द्वीप की संज्ञा थी। दक्षिण पूर्व एशिया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। गंधिकों के सिक्के चलाने का प्रमाण कौशाम्बी से मिलता है। अच्छे नीवी शब्द का तात्पर्य है न्याय संपत्ति। पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है बावेश जातक में। हिंद महासागर या अरब सागर में मानसून की नियमितता की खोज हिप्पालुस ने की थी। मानसून की खोज पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अनुसार मोती पाए जाते थे कालची बंदरगाह से। मोती कालची बंदरगाह। निर्यात की पहली विस्तृत सूची यहीं से मिली। किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम लेख में तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों का नियम। श्रेष्ठी कुलिक निगम का मतलब साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। भारत में अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कंबोज से घोड़े मंगाए जाते थे, बहुत महत्वपूर्ण था। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाह से आकर दसपुर में बस गई थी, वस्तु के व्यापार में संलग्न थी, वो पट्ट वस्त्र यानी रेशम के वस्त्र थे। कनिष्क कालीन व्यापार की ये बुनकर थे। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी हमको मिलती है अवदान शतक में। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है। किसने कहा था? प्लिनी ने लिखा है। सुपारा महाराष्ट्र में स्थित था। रोमन जगत से आयातित होने वाले मध्य दासिया, मदिरा और मूंगा। कोरके प्रसिद्ध था मोती के लिए। गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद थी घोड़ा। पुरालिखित स्रोतों में प्राप्त कुटुम्बिन शब्द का अभिप्राय था भूस्वामी या शिल्पी। गुप्त काल में घनिष्ठतम संबंध था दक्षिण पूर्व एशिया से। श्रेणी एक व्यवसाय करने वाले एक या एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन जो होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। प्राकृतिक नेचुरल हिस्टोरिका या प्राकृतिक इतिहास किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। टालमी ने लिखा है जियोग्राफिका या भूगोल, और कासमास ने लिखा है क्रिश्चियन
स्थान वर्णन किया है, कॉस्मॉस। कामरूप के वस्त्र को चित्रपट कहा जाता था। तौल एवं मापों के राजकीय प्रमाणीकरण एवं अंक आविधिक निरीक्षण का विधान किया था, मनु ने किया था। प्रतिष्ठान अवस्थित था गोदावरी के किनारे। चेर राज्य के पत्तन जो थे, मुख्य बंदरगाह जो थे केरल में, वो थे तोंडी मुजरिस या मुसरी भी इसको कहते हैं। सिक्कों की एक श्रेणी का बोध होता है गंधिये से, कंबोज में। अदरक व दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे, ये मार्को पोलो ने लिखा है। दक्षिण भारत में चोलों एवं उनके उत्तराधिकारियों के काल में कृषकों के संघ का विधान था अलुभगड़म। औम, कपड़े को औम कहा जाता था। पाद यानी सिक्कों का एक मूल्य वर्ग था। वास्तु खंड को आस्क कहा जाता था। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने, और पश्चिमी क्षत्रप और गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। सबसे ज्यादा सातवाहनों ने चलाए थे। पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्र यात्राएं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार भारत में समुद्र यात्राएं एपीपी की जाती थी। जून में समुद्री यात्राएं। गुप्त उत्तर काल में सिंचाई के लिए पानी निकालने के लिए होता था अरघट, वापी, तड़ाग और प्रणाली। ये सब पानी निकालने की प्रणालियां थी। अंगुल जो था रेखिक माप की इकाई थी। स्थान नापने के लिए बेली का प्रयोग किया था और तरल माप के लिए कलम का प्रयोग किया था। प्राचीन भूमि माप के व्यंजक जो थे वो थे निवर्तन, कुलमावाद और द्रोणवाद। मसलीय पत्तन कहाँ स्थित था? कोंकण में स्थित था। गुप्त स्वर्ण और रजत सिक्के आधारित थे कुषाण व शक क्षत्रप सिक्कों पर। भारत में पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तुएं थी। पश्चिम में जो निर्यात किया था मोती, जवाहरात, महीन वस्त्र। हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। हर्ष की रचना से ये ज्ञात होता है। मेगास्थनीज की इंडिका, टालमी की ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये अज्ञात लेखक का था, और कॉस्मॉस एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कृषि हेतु राज्य की चिंता का पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। यानी कृषि के लिए राज्य चिंतित होता था, इसका प्रमाण हमको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को हम देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋत शब्द का तात्पर्य था समाज में व्यवस्था स्थापित करना। विश्व व्यवस्था का नियामक था वरुण। याज्ञवल्क्य की शिक्षाओं से ब्राह्मण हो गया था राजा जनक। क्षत्रिय था लेकिन याज्ञवल्क्य की शिक्षा से ही ब्राह्मण हो गया था। गीता में वर्ण व्यवस्था का आधार था गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। स्त्री और शूद्र को समान माना गया है गीता में। गुण व कर्म के आधार पर वर्ण बदल जाते थे। जैसे विश्वामित्र ने जो क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण हो गए। परशुराम ब्राह्मण थे और कर्म से वो क्षत्रिय हो गए थे। राजा जनक क्षत्रिय थे जो कर्म से ब्राह्मण हो गए थे। वर्ण संकर को बंद करने वाला सातवाहन शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसमें वर्ण संकर व्यवस्था बंद कर दिया था, यानी दूसरे कुल में विवाह शादी बंद कर दिया था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से ऐसा हमको पता चलता है। जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है निरुक्त में। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों का लिए प्रयुक्त शब्द है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? देखते हैं चारों वर्णों को क्या कहा गया है। ब्राह्मणों को यही कहा गया है, क्षत्रियों को आगच्छ कहा गया है, वैश्यों को आडव कहा गया है, शूद्रों को आधव कहा गया है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के आधार पर जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था वो बौधायन ने किया था। और बौधायन का एक प्रमुख चीज है, इन्होंने सांप सीढ़ी का जो खेल था वो भी बौधायन ने ही दिया था, बनाया था, इसका आविष्कारक है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित हीन जातियां कौन थी? चांडाल, निषाद, वेड़, रथकार और पुक्कस। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त कारु कर्म शब्द का तात्पर्य था कला। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कर्म बताया गया। शूद्रों के लिए कौन कौन से कर्म बताए? द्विजाति सुसूत्र, वार्ता, कारुकर्म, कला और कुशीलव कर्म। द्विजाति सुसूत्रा में कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते थे लोग। वार्ता वाले धन उपार्जन करते थे, यानी बनिया का काम करते थे। और कारुकर्म एक कला से धनार्जन करते थे। और कुशीलव कर्म ये शिल्प द्वारा। गुप्त काल में चांडालों को कहा जाता था
प्लव, दिवाकृति और जनंगम कहा जाता था। सोपाक कौन था? एक अस्पृश्य जाति थी जिनकी माता चांडाल होती थी। जैसे मेघातिथि ने लिखा है कि जिनकी माता चांडाल होती थी उनको सोपाक जनजाति कहा जाता था। अग्नि पुराण ने अस्पृश्य माना है इनको, मतलब अस्पृश्य जिसको छुआ ना जाए। चारों वर्णों के लिए अलग अलग मकानों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। बृहद संहिता में मिलता है किस वर्ण का मकान किस तरह से होगा। बृहद संहिता में शूद्र का उच्च वर्णों की सेवा करना अनिवार्य कर्तव्य नहीं, ये मेघातिथि ने कहा था। जैसा कि पहला वर्णों में था ग्रंथों में कि शूद्र का काम है ऊपर के 3 उच्च वर्णों का सेवा करना, तो मेघातिथि ने कहा ऐसा नहीं है, सेवा करना अनिवार्य कर्तव्य नहीं। गुप्तोत्तर काल के भाष्यकार है मेघातिथि। कार्य देखते हैं और जातियां, किन जातियों को क्या कार्य था। लकड़ी काटने वाली जो जातियां थी वो आयोगव कहलाती थी। बिलों में रहने वाले जानवरों का शिकार करती थी, पुक्कस कहलाती थी। ढोल बजाने का काम वेड़ लोग कहते थे और मछली पकड़ने का निषाद या केवट करते थे। मौर्य काल में चमड़े का कार्य जो करते थे उन्हें धिगवड़ कहा जाता था। कायस्थों की गणना शूद्रों में की गई है। इसे वेद व्यास स्मृति से पता चलता है कि कायस्थ को शूद्रों के समान माना गया है। इस युग में शूद्रों को पूर्णतया अस्पृश्य मान लिया गया। गुप्तोत्तर युग में बौद्ध, जैन, लोकायत, कपिल के अनुयायी शैव व वामृति, शाक्त आदि अस्पृश्य थे। कौटिल्य ने 10 प्रकार के दास जो बताए वो 8 प्रकार के बताए दास। मेगस्थनी ने तो लिखा था दास ही नहीं है। दासों की सबसे बड़ी सूची मिलती है वो नारद स्मृति मिलती है। इन्होंने 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। सबसे बड़ी सूची कह सकते हैं नारद स्मृति में 15 प्रकार का मिलता है और 8 प्रकार के दासों का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है अर्थशास्त्र में, इसमें नारद स्मृति में। गुप्तोत्तर काल का जो भाष्यकार या स्मृतिकार नहीं है कौन? याज्ञवल्क्य। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किया है याज्ञवल्क्य ने। टीकाकार थे इसके विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने अवरुद्धा व भुजिष्या कहा है। किसको? दासों को कहा है। दासी को अवरुद्धा कहा है और या भुजिष्या कहा है। सती प्रथा का पहला अभिलिखित साक्ष्य गुप्त काल में मिलता है। भानुगुप्त के अरण अभिलेख 570 ईस्वी में हूणों से गोपराज मारा गया और उसकी पत्नी सती हुई थी। गोपराज की पत्नी ने सती किया था। सती प्रथा की प्रशंसा किसने किया था? अपरार्क ने और विज्ञानेश्वर ने प्रशंसा की। अंगिरा स्मृति, धरिती स्मृति पता चलता है। प्राचीन काल की स्मृति प्रसिद्ध वेश्या थी आम्रपाली और सालवती, प्राचीन काल की प्रसिद्ध वेश्याएं थी। प्राचीन काल में अध्यापिकाओं को विदुषी महिला कहा जाता था। विदुषी महिलाएं कुछ यहाँ वर्णित हैं, देख लेते हैं। सुलभा, मैत्रेयी, घोषा, गारी और अपाला, लोपा, मुद्रा, ये सब विदुषी महिलाएं थी। महिला शासकाओं का वर्ण देख लेते हैं। सूरमती, रानी सुगंधा, रानी दिद्दा, विजय भट्टारिका। किस काल में थी? सूरमती कश्मीर में थी, अनंत की पत्नी थी। रानी सुगंधा भी कश्मीर में थी, रानी दिद्दा भी कश्मीर में थी और चालुक्य वंश की शासिका थी विजय भट्टारिका, 7वीं ईस्वी में थी। दाय भाग का लेखक था जीमूत वाहन। विधवा को दाय भाग देने का समर्थन करता है कि विधवा को उसका धन मिलना चाहिए। मनोहर काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध महिलाएं कौन सी हैं? शील भट्टारिका, देवी और विजयांका। ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन करने वाली महिलाएं कौन सी थी? अपाला, घोषा, विश्वपारा और सिक्ता। इनकी रचनाएं ऋग्वेद में मिलती हैं, इनके मंत्र। यदि ये सिद्ध हो जाए कि वैश्य शूद्रों ने वेद पाठ सुना है तो ब्राह्मण उन्हें न्यायाधीश के पास ले जाते और उनकी जीभ काट दी जाती थी। कहाँ लिखा है? ये अलबरूनी ने लिखा है। अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत किया है अलबरूनी ने। पंच महायज्ञ कौन कौन से पंच महायज्ञ थे? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाला शिलाहार राजा था अपरार्क। अपुत्र पति के मरने पर विधवा पत्नी को उसका उत्तराधिकारी माना है याज्ञवल्क्य ने। यानी पुत्र नहीं है और पति मर जाए तो विधवा पत्नी को उसका उत्तराधिकारी मान लिया। ब्रह्मक्षत्र, ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त कर ली थी वे ब्राह्मण ब्रह्मक्षत्र कहलाए, जैसे परशुराम। सबसे पहले
संस्कारों का पूरी पद्धति से वर्णन मिलता है गृह सूत्र में। संस्कार कौन थे? धर्म ग्रंथ के अनुसार 16 संस्कार थे और मनु ने 13 संस्कार बताए। जात कर्म जन्म के तुरंत बाद होता था जात कर्म। उपनयन, इसके बाद बालक द्विज कहलाता था यानी ब्राह्मण। समावर्तन विद्या समाप्ति के बाद होता था। शैक्षिक संस्कार 5 थे। विद्यार्थी के लिए जो आयु थी वो हर वर्ग के लिए अलग अलग था। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 13 वर्ष। विद्यार्थियों के लिए जो ब्राह्मण 8 वर्ष अध्ययन करते थे, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य जो थे 13 वर्ष। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार बना था। पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार संपादित होता था वो था पुंसवन। धर्मशास्त्रों के अनुसार विधि सम्मत विवाह थे जो वो 4 थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह, ये धर्म सम्मत माने जाते थे। और इसके अतिरिक्त 4 विवाह असम्मत माने जाते थे। कन्या के पिता वर पद से धन लेता था उसको असुर विवाह कहलाता था। जिस विवाह में कन्या के पिता वर पद से धन लेता था असुर विवाह। आर्ष विवाह में गाय व बैल दिया जाता था। तो कन्या का पिता जो है वर पद से एक जोड़ी बैल लेता था या गाय लेता था। आर्ष विवाह होता था। ऋषि विवाह भी कहते थे, ये पुरोहितों में प्रचलित था, ऋषि या पुरोहितों में। महाभारत व मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए उपयुक्त विवाह कौन सा था? राक्षस विवाह। क्षत्रिय लोग कौन सा विवाह करते थे? राक्षस विवाह करते थे। जैसे कृष्ण और सुभद्रा का विवाह होता। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था वो किस प्रकार का विवाह था? गंधर्व विवाह था यानी प्रेम विवाह था। राम सीता का स्वयंवर विवाह था। अनुलोम विवाह क्या होता था? चैवन से सुकन्या का विवाह। ये उदाहरण है। चैवन से सुकन्या का विवाह, श्यावस्त से रथवीति का विवाह और अगस्त से लोपामुद्रा का विवाह अनुलोम विवाह था। वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करने वाले छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। शिक्षा की समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी को उपाधि दी जाती थी स्नातक की उपाधि। पतंजलि तीर्थकार, बार बार अध्यापक बदलने वाले विद्यार्थी जो थे वो तीर्थकार कहलाते थे, तीर्थकाक। भिक्षा का माल हड़पने वाले छात्र जो भिक्षामांड कहलाते थे। भात खाने की इच्छा रखने वाले छात्र शिष्य ओदन पाड़िनिया कहलाते थे। नारद ने मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को कहा है स्वैरणी, जो अपने मन से करती थी स्वैरणी। स्त्री धन को व्यापक अर्थ में लिया था, याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। माता पिता पुत्र व पति के दूसरी स्त्री से विवाह करने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति। महिला बौद्ध भिक्षुणी थी सुंदरी। महिला बौद्ध भिक्षुणी जो थी वो सुंदरी थी। धर्मशास्त्रों में छूमा शब्द का तात्पर्य था आलसी। अश्वालयन बालक पोशाक लिखा ब्राह्मण सुतली, क्षत्रिय छुमा आलसी से, वैश्य मृगचर्म यानी ये बालक थे और वो पोशाक ग्रहण करते। ब्राह्मण सुतली का, क्षत्रिय छुमा यानी आलसी का और वैश्य मृगचर्म को ग्रहण करते। आश्वालयन ने वर्णित किया है। औद्योगिक शिक्षा प्रणाली का ज्ञान होता था, नारद स्मृति से पता चलता है, यानी औद्योगिक शिक्षा भी उस समय प्रचलित थी। बिंबिसार के राजवत जीवक से शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला में। जीवक ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला में। महाभारत कालीन विद्वान सौनक कुलपति थे। किसके कुलपति थे? नैमिषारण्य आश्रम के, जो सीतापुर में स्थित है। कवि ऋषि का आश्रम था, सरयू तट पर स्थित था कवि ऋषि, अयोध्या। शिक्षा का आश्रम देखते हैं। सोम स्थान वनस्पति विज्ञान स्थान था। विष्णु स्थान राजनीति अर्थनीति वार्ता विभाग। ब्रह्म स्थान था वैदिक साहित्य के अध्ययन का विभाग। और कार्तिकेय स्थान था सैन्य विभाग और संगठन का। राजा उच्च कोटि के कवि थे। कौन कौन से राजा? हर्ष, महेंद्र वर्मा और यशोवर्मन, ये सब उच्च कोटि के कवि भी थे राजा। दक्षिण भारत में शिक्षण संस्थानों को घटिका कहा जाता था, विद्यालयों को। कल्हड़ की सूक्ति मुक्तावली से विदुषी महिलाओं की जानकारी मिली है। कौन से? शील भट्टारिका, विकट नितंबा, विजयांका, प्रभु देवी और सुभद्रा। निश्चय पद्धति का संबंध है बौद्ध शिक्षा से। नवदीक्षित भिक्षु की शिक्षा जो होती थी प्रशिक्षण में रहने की पद्धति, उसे निश्चय पद्धति कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार से ज्ञान होता है। 64 लिपियों का ज्ञान होता है ललित विस्तार से। बौद्ध ग्रंथ जिसमें प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालय को कहा जाता था लिपिशाला। वे भिक्षु जो बौद्ध ग्रंथों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे, सिद्धि विहारिक
तर्क और न्याय पर आधारित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था सप्तदश भूमि शास्त्र। पाल शासकों के समय शिक्षा संस्थान अस्तित्व में आए, वो थे विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगद्दल। विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगद्दल। विद्वान और उनके संस्थान शौनक तक्षशिला से संबंधित है, शीलभद्र नालंदा से संबंधित है, गुणमती वल्लभी से और श्री ज्ञान अतीश दीपंकर विक्रमशिला से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण करने वाले विदेशी ह्वेनसांग फिर इत्सिंग थे। बाद में मंडक उड़ादि अष्टधातु नामक पुस्तक के अध्ययन की विषय वस्तु थी बौद्ध परंपरा में। मंडक उड़ादि अष्ट। महिला जैन भिक्षुणी थी जयंती। गोत्र का पहली बार उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में। उत्तर गुप्त काल चांडाल के छायादृत सदस्य को मलिन कर देता था, ये मेघातिथि ने लिखा है। 7वीं एडी के बाद ब्राह्मणों का विरोध सबसे अधिक कायस्थों ने किया था। 5वीं ईस्वी पूर्व में भारतीय प्रांत 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर देता था, यानी टैक्स देता था। 320 टैलेंट स्वर्ण सालाना फारस को देता था। अनिर्वसित शूद्रों को कहा जाता था। अन्य व्रत ऋग्वेद में अन्य व्रत कहा गया दस्यु को। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए प्रयोग होता था कुटुंबिन और महत्तर शब्द। राष्ट्रकूट शासक वेश्याओं को नियमित गुप्तचर बनाता था। अमोघ वर्ष जो है वेश्याओं को नियमित गुप्तचर बनाता था। दक्षिण भारत की महिला प्रांतीय शासक थी अक्का देवी। जयसिंह द्वितीय की बड़ी बहन चालू की राजकुमारी थी। उगु वैदिक ग्रंथों में राजा के गांव में आने पर भोजन व निवास का प्रबंध करता था, उसे उगु कहा जाता था। सभी को दासों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये नवे शिलालेख में अशोक ने लिखा है। दासों के प्रति अच्छा व्यवहार नवे शिलालेख में मिलता है, महत्वपूर्ण। विजयांका व सोबला देवी क्या थी? साहित्यकार थी। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है हमारे चैनल लेट्स लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।